तो चलिए अब हम सोन रिवर वाटर प्रॉपर ढंग से अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सोन रिवर सिस्टम को हमको देखना पड़ेगा और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, समझ रहे हैं? जब भी इस तरह का कोई भी रिवर डिस्प्यूट आए तो पहले उसके इस रिवर सिस्टम को थोड़ा-सा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड पैराग्राफ जो होता है उसके इम्पोर्टेंस को बताने का कोशिश करता है। देन थर्ड बैकग्राउंड उसके कॉजेज़ ऑफ डिस्प्यूट्स में जाइए, क्या कॉजेज़ था उस डिस्प्यूट्स का? देन वे फॉरवर्ड दीजिए और एक कंक्लूजन के साथ उसको आप एंड कर सकते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चरल आंसर होगा आपका कोई भी मेंस का क्वेश्चंस हो उसके लिए। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फैक्ट लगा कि सोन रिवर क्या इट इज द लॉन्गेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार है, इन इंडिया नहीं है। आप बताइए गंगा का जो लॉन्गेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा है? यमुना रिवर है। समझ रहे हैं ना, यमुना रिवर लॉन्गेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरीज है गंगा का। बट बिहार में जो है आपका वो कौन है लॉन्गेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरीज बिहार में? वो है सोन रिवर। तो देखिए इसका ओरिजिन क्या है? तो ये रिवर ओरिजिनेट्स करता है नियर मैकाल रेंज जो है आपका, समझ रहे हैं? या मैकाल रेंज में अमरकंटक हिल्स कह सकते हैं। पिंडरा एक प्लेस है जो कि जीपीएम डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो देखिए पुराना किताब वगैरह देखिएगा ना तो इसका ओरिजिन स्टेट में आपको मध्य प्रदेश देगा, क्योंकि 2000 में ही ये सब स्टेट डिवाइड हुए हैं ना, मध्य प्रदेश, बिहार और आपको उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं? तो इसलिए पुराना किताब में आपको ओरिजिन जो मिलेगा क्या मिलेगा इसका सोन रिवर का वो मध्य प्रदेश मिलेगा। बट एक्चुअल में ओरिजिन क्या है? छत्तीसगढ़ है ना कि मध्य प्रदेश। कौन सा प्लेस है? कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछ दे विच प्लेसेस, तो पेंड्रा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाई डिस्ट्रिक्ट है, जो कि रिसेंटली कार्व्ड आउट हुआ है 2020 में ही इसको। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो होता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट था छत्तीसगढ़ का। एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, वहां से कंफ्यूज नहीं करना है कि जहाँ भी आपका डैम है आपका भाखड़ा नंगल डैम जो आपका है, समझ रहे हैं? तो वहां से कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये आपका जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का था वहीं से काट के इसको 2020 में एक रिसेंटली काट जीपीएम डिस्ट्रिक्ट है गौरेला पेंड्रा डिस्ट्रिक्ट। काफी पिक्चर रेस्क्यू जगह है बगल में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये सब भी प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह भी हैं। तो आप देख सकते हैं वहीं से पेंड्रा से सोन रिवर ओरिजिनेट करता है और जाके मिलता है। और इसका ये दो इंपॉर्टेंट या तीन आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। एक नॉर्थ कोल रिवर है, फिर एक रिहांद है, उसके बाद गोपद है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं आप सोन के देख सकते हैं। है। तो चलिए एक हम एनिमेशन से इसको थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आपका इंडिया का मेजर रिवर सिस्टम दे रखा है, अच्छा से आप इसको देखिए। और देखिए एनसीईआरटी में जितना भी रिवर सिस्टम दे रखा है तो उसका आपको क्या याद रखना है? उसका आपको ओरिजिन जो है पॉलिटिकल प्लेस पे कहाँ पे है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस प्लेस पे है, उससे भी याद रखना है। साथ साथ फिजिकल भी कहाँ है, तो मैकाल रेंज में ही। ये मैकाल रेंज किसका एक्सटेंशन है? सतपुरा रेंज का एक्सटेंशन है ना। मैकाल रेंज किसका एक्सटेंशन है? एकदम वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, छत्तीसगढ़ तक चला जाता है मैकाल रेंज। सतपुरा रेंज का, सतपुरा में टोटल 7 रेंजेज है, उसमें से एक क्या है? मैकाल रेंज है। समझ, तो उसी में मैकाल रेंज का जो है अमरकंटक हिल्स कहिए या अमरकंटक प्लेट्यू कहिए, ये क्या है? सेंट्रल एशिया का वाटर टावर है। यहाँ से बहुत सारा नदी निकलता है, आपका सोन निकलता है, जोहिलाब नदी एक है, वो निकलती है, नर्मदा निकलता है, फिर महानदी नदी है, वो भी थोड़ा दूर जाके एग्जैक्टली अमरकंटक प्लेट्यू की नहीं, थोड़ा दूर जाके महानदी। तो इसको अमरकंटक प्लेट्यू को क्या कहा जाता है? कहा जाता है वाटर टावर ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये सब थोड़ा टर्म है, कभी भी किसी छोटे-मोटे एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, या यू कैन अपने आंसर को आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं ये सब टर्म्स यूज़ करके, एसेस वगैरह में खास करके। तो आप देखिए ये भारत का ये रिवर सिस्टम है। तो हम क्या बोले थे आपसे कि जितना भी आपका एनसीईआरटी में जो भी रिवर सिस्टम दे रखा है तो उसका आपको ओरिजिन जो है, पॉलिटिकल ओरिजिन भी उसका रिवर का देखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्लेस पे आता है। ओके। तो चलिए तो देखते हैं सोन रिवर सिस्टम पे हम फोकस करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपका सोन रिवर सिस्टम है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये कहाँ से ओरिजिन होता है आपका? पेंड्रा प्लेस है, आपका मैकाल रेंज है, वो जो कि छत्तीसगढ़ में गोरेला, पेंड्रा, मरवानी जीपीएम डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये देखिए रिवर आपका निकलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्लेट्यू रीजन से होते हुए ये रिवर जो है आपको कहाँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जाता है। यहीं पे आकर देखिएगा कि एक रिहांद रिवर मिलता है और बहुत ही इंडिया का लार्जेस्ट गोविंद बल्लभ पंत जो रिजर्वॉयर है, इंडिया का लार्जेस्ट मेन मेड फ्रेश वाटर लेक है, वो बनाता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद क्या होता है, ये रिवर आगे जाता है
है। और देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में छोटा-सा ये बाउंड्री झारखंड और यूपी के बीच भी बनाता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और पलम डिस्ट्रिक्ट जो आपका झारखंड का है। उसके बाद ये क्या करता है, बिहार में एंटर करता है। कहाँ पे बिहार में एंटर करता है? कोसडेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, इस पॉइंट से ये बिहार में एंटर करता है। कोसडेरा जो आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, कोसडेरा, वहाँ पे ये एंटर करता है और उसके बाद ये रिवर जाके क्या करता है, गंगा को जॉइन करता है। कहाँ पे? मनेर पटना में जाके ये रिवर जो है जॉइन करता है। तो आप कोर्स ऑफ रिवर को अच्छा से आपको हम बता रखे थे कि प्लेट्यू रीजन ऑफ मध्य प्रदेश से फ्लो करते हुए ये रिवर जो है साउदर्न बाउंड्री बनाती है बिहार का। आप देख सकते हैं कि जो साउदर्न बाउंड्री है वेस्ट बिहार का, बिहार का वेस्टर्न पार्ट, इसका जो साउदर्न बाउंड्री है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये बना रहा है, ये सोन रिवर है आपका। यहीं पे देखिए नॉर्थ पोल आके इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो आके मिल रहा और जो प्लेस है वो प्लेस कौन सा प्लेस है जहाँ पे कि ये एंटर कर रहा है? तो कोसडेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ एंटर कर रहा है ये सोन रिवर। और यहाँ से ये रिवर जाते हुए यहाँ मनेर जो है यहीं पास में आप देख सकते हैं कि छपरा भी आपका है। इस प्लेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होने वाला है। पेशेंस रखिए, देखिए जाके मनेर में गंगा रिवर से जाके ये रिवर मिलता है। तब देखिए सोन रिवर का आप कोर्स देख सकते हैं। साथ साथ आप इसका देखिए टोटल लेंथ क्या है, सोन का टोटल 780 किलोमीटर है और बिहार में इसका लेंथ कितना है, 202 किलोमीटर है। और ऐसा माना जाता है कि ये अपना वेस्टवर्ड शिफ्ट किया। पहले ये सोन रिवर जो था पटना के पास था, पटना के आउटस्कर्ट नहीं था, पटना के सेंटर पटना के पास था। ये लगभग ये कोर्स वेस्टवर्ड जो है ये शिफ्ट किया है अपने 2500 साल के हिस्ट्री में। ये रिवर जो है अपना जो कोर्स है ये शिफ्ट किया है वेस्टवर्ड की तरफ किया है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो सोन रिवर है आपका ये क्या करता है, ये इसका इम्पोर्टेंस जब आप देखिएगा, देखिए कितना इम्पोर्टेंस है। ये जो रोहतास प्लेट्यू है उसको डिवाइड करता है, जो नॉर्थ कोल बेसिन है उसको ये डिवाइड करता है। साथ में बहुत सारे पॉलिटिकल डिवीजन भी ये कॉज करता है। एक कल्चरल डिवाइड भी सोन रिवर है। तो ये सब हम देखेंगे। साथ में आप इसका देखिए कैचमेंट एरिया कितना है टोटल। ये देखिए जो सोन रिवर बेसिन है उसका ये डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है ये आपका सोन रिवर बेसिन है। ओके, डॉटेड लाइन से। और जो ये बोल्ड डॉटेड लाइन ये स्टेट बाउंड्रीज को दिखा रहा है और ये आपका जो हम मार्क कर रखे हैं देखिए सोन रिवर है आपका कंप्लीटली। तो अब इसका देख सकते हैं कि टोटल जो कैचमेंट एरिया है इस रिवर का ये लगभग 36,070 स्क्वायर किलोमीटर है। वेरी वास्ट कास्टमेंट एरिया है। बट बहुत फ्यू मेजर ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि कोल कह सकते हैं झारखंड से, रिहांद है, है आप कह सकते हैं जैसे कि देखिए कोल रिवर है झारखंड में, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिहांद रिवर है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ये देख रहे हैं यही रीजन है आपका। ये जो रीजन है आपका ये रीजन यही रीजन जो है आपका क्या है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। और यहीं पे ये रिहांद डैम जो बन रहा है जिसको कि आप जो रिहांद डैम जो एक रिजर्वायर आर्टिफिशियल रिजर्व बनता है वो गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर है जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। वो जो यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उनके नाम से ये जो है। और उसके बाद आप देखिए ये सोन रिवर पेंड्रा डिस्ट्रिक्ट पेंड्रा प्लेस जो जीपीएम डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश से होते हुए। एक इस पे एक और इम्पोर्टेंट डैम है बाणसागर डैम है ये बनता है और ये भी एक बड़ा सा लेक बनाता है। उसके बाद आगे जाता है तो यहाँ पे एक रिवर गोपद भी एक ट्रिब्यूटरीज है जो कि इसको ज्वाइन करती है। फिर रिहांद एंड देन नॉर्थ कोल, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आप यही देख सकते हैं क्या सोन की मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और कुछ डैम्स जो है बनसागर डैम है, रिहांद डैम है, ये सब हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको इंद्रावती रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको इंद्रावती बैराज है वो सब इस पे प्रोजेक्ट है। तो देख सकते हैं सोन जो रिवर है किस किस स्टेट को, छत्तीसगढ़ से शुरू होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। तो कितने टोटल स्टेट को कवर करती है? 5 स्टेट को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोन रिवर किस स्टेट से फ्लो करती है। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट सिटीज है सोन पे रिकॉर्ड, एक तो बता ही दिए सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश में वो लोकेटेड है। उसके बाद आप देखिए रोहतास में देहरी ऑन सोन है, आरा आपका जो है भोजपुर का कैपिटल वो भी सोन है। छपरा देखिएगा सोन जैसी गंगा को मीट करते हैं, हालांकि गंगा के नॉर्दर्न साइड में है बट एट कन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा जो है आपका क्या है, छपरा भी आपका लोकेटेड है। आरा है, देहरी ऑन सोन है, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है जो कि सोन रिवर पे सिचुएटेड है। और इसका हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखिए सोन रिवर का चूंकि वास्ट कास्ट कैचमेंट एरिया है तो कुछ न कुछ बेस जो इसके बेस में वाटर फ्लो होते रहता है, समझ रहे हैं ना। अंडरग्राउंड भी वाटर रिवर बेसिन रखता है ना, पर अंडरग्राउंड भी रहता है तो कुछ न कुछ इस कारण से आप देखिएगा कुछ जगह जो है इसको एनुअल
पेरेनियल वाटर कहते हैं सोन रिवर को, जैसे नर्मदा भी पेरेनियल है। बहुत कम ही वाटर है जो पेनिनसुलर रिवर का से ओरिजिन होता है, जो प्लेट्यू रीजन से ओरिजिन होता है वो पेरेनियल है, तो उसमें से एक आपका सोन भी है, नर्मदा भी है। पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ट्रांसपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये सोन रिवर जो है इफिमेरल है। आप देख सकते हैं कि किसी किसी किताब में आपको मिल सकता है कि सोन रिवर में, जैसे खास करके आप जो नेशनल वाटर बॉडीज है वो अगर कोई रिपोर्ट बना रहा है तो वो अपने रिपोर्ट में लिखते हैं इसके बारे में कि ये इफिमेरल रिजीम होता है सोन रिवर का, इनका स्टीप ग्रेडियंट है, फास्ट फ्लो है, क्विक रन ऑफ है, इफिमेरल रिजीम, सीजनल फ्लो इसमें रहता है, इसमें आइसोलेटेड वाटर पूल बन जाता है ड्राई सीजन में। और उसके बाद चैनल और फ्लड प्लान देखे तो चैनल का इसका जो विड्थ है कितना ज्यादा है, देखिए 5 किलोमीटर देरी ऑन पे है, पर फ्लड प्लेन का विड्थ थोड़ा कम है, नैरो है इसका फ्लड प्लेन जो है। ये रिवर होता है ना, देखिए ये रिवर है, ये चैनल का विड्थ हो जाता है, और ये रिवर जब फ्लडेड होता है तो कुछ एरिया इधर, कुछ एरिया हो सकता है इधर कवर करे, तो इसका जो विड्थ होगा फ्लड प्लेन का जो विड्थ होता है चैनल विड्थ का, अब देखिए कि सोन का जो चैनल विड्थ है वो ज्यादा है, फ्लड प्लेन का जो मैक्सिमम विड्थ कितना मिलता है 3 से 5 किलोमीटर। और इसका जबकि अदर रिवर में क्या होता है कि फ्लड प्लेन का विड्थ ज्यादा होता है, ज्यादा वाइडर फ्लड प्लेन होता है, समझ रहे हो। सबसे मैक्सिमम चैनल विड्थ हमको कहाँ मिलता है, देहरी ऑन सोन पे मिलता है 5 किलोमीटर का है, और फ्लड विड्थ देहरी ऑन सोन पे हमको कितना मिलता है 3 से 5। काफी फ्लड प्लेन जो है सोन रिवर का क्या है, नैरो है। उसके बाद देखिए इस पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर प्रोजेक्ट देख सकते हैं, तो वही सब डिस्कस कर ही रखे हैं। रिहान डैम आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू इस डैम को का जो उद्घाटन आप देख सकते हैं कि किए हैं। आप देख सकते हैं इज द सेकंड लार्जेस्ट डैम इन इंडिया में वॉल्यूम स्टोरेज बिहाइंड ओनली इंद्र सागर डैम ऑफ मध्य प्रदेश। समझ रहे हैं ना। रिजर्वायर ऑफ रिहान डैम कॉल्ड गोविंद बल्लभ इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है। कुछ कुछ विकी फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। और ये क्या है, डैम जो है ये ग्रेविटी डैम है आपका, सोनभद्र में किस प्लेस पे लोकेटेड है, पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये डैम लोकेटेड है। समझ रहे हैं ना। तो ये जो डैम जो आपका ये गोविंद वल्लभ पंत डैम है, ये आपका बॉर्डर करता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर करता है, झारखंड से बॉर्डर नहीं करता। इस उदाहरण रिहान रिवर पे जो कि ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर का, और कैचमेंट एरिया जो है इस रिवर का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्टेट में। और वाटर जो इरिगेशन वाटर है ये बिहार को भी देता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इस डैम को भी हम डिस्कस किए, और ये सोन रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाकर हम डिस्कस करें। हो सकता है पूछ दे कि रिहान डैम किस प्लेस पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन में आपको हो सकता है सोनभद्र ना दे के पिपरी जद दे दे। आपको याद रहना चाहिए पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। ये किस तरह का रिहान डैम, एक ग्रेविटी कंक्रीट से बना हुआ, किस मटेरियल से, कंक्रीट से। कोई कोई डैम रबर डैम होता है, रबर का बना हुआ होता है, जैसा कि फल्गु नदी पे बना हुआ है रबर डैम है। ये क्या है, कंक्रीट से बना हुआ है। ग्रेविटी डैम होता है, अर्दन डैम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम होते हैं, जो कि बिल्कुल मेरे काम का नहीं है। सिविल सर्विस का हम तैयारी कर रहे हैं, हम थोड़े ना सिविल इंजीनियर है जो इतना डिटेल में जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम क्या है ये सब पढ़ेंगे। बट मोटा मोटी पता रहना चाहिए कि ये कंक्रीट मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए इसको कंक्रीट डैम कहते हैं। अर्थन डैम अर्थन मटेरियल से बना हुआ होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए जो सेकेंड जो मेजर प्रोजेक्ट है सोन रिवर पर, वो है आपका बनसागर डैम, या इसको बाणसागर भी बोलते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। किस पे है, सोन रिवर पे है, जो कि आपको पता है सोन रिवर गंगा बेसिन में लाई करता है, गंगा का ट्रिब्यूटरीज है, मध्य प्रदेश स्टेट में ये लोकेटेड है। और ये दोनों दोनों चीज देता है, इरिगेशन फैसिलिटी भी देता है मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड, बिहार को आज के डेट में। और ये टोटल जो हाइड्रो पावर जो जनरेट करता है, ये देख सकते हैं कि 635 मेगावाट का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी ये डैम करता है। देखिए ये डैम, ये जो बनसागर प्रोजेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो अभी का आपका जो सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसके अगर हम रूट कॉज में जाए तो जो जो एग्रीमेंट 1973 का साइन हुआ था 3 स्टेट के बीच में, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट के बीच में जो साइन होता है, उस समय ये तीनों स्टेट अनडिवाइडेड थे। तो उनके बीच में जो साइन हुआ था, तो जो अभी का जो प्रेजेंट जो सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसका जो रूट कॉज है इसी एग्रीमेंट में जाता है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये बनसागर जो डैम प्रोजेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा देखिए, सबसे पहले तो ये हमको बताइए कि इंडिया का जो फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था। तो देखिए इंडिया का जो फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था वो क्या था, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट था। ये कहां से इंस्पायर्ड किया गया था, जो टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट थी यूएसए
कि वहाँ से इसको इंस्पायर्ड किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया जो है ये जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे, वो कहते थे जो डैम बनता था मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट उसको कहते थे, क्या कहते थे वो? इस तरह के जो डैम बनते थे उसको क्या कहते थे? टेम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट का टेम्पल मंदिर कहते थे, विकास का मंदिर वो कहते थे, टेम्पल दीज डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो शुरू-शुरू जितने भी 5 ईयर प्लान्स रहे हैं, तो ये सब प्रोजेक्ट को काफ़ी अहमियत दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको कि देखिए, जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था सबसे पहले तो आपका था दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसी के साथ में आप देखिएगा टिहरी टिहरी डैम बनाया गया, फिर आपको भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया आपको। उसी 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 दौर में ये आपका ये भी रिहांद का जो आपका डैम था, आपका रिहांद डैम, वो गोविंद बल्लभ भाई पंत जो रिजर्वायर क्रिएट होता है उस डैम के कारण, तो वो सब आप देखिएगा जो इनिशियल आपका जो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था उसी में था। उसी में आपका ये भी बनसागर प्रोजेक्ट भी उसी समय का एक प्रोजेक्ट आप देखिएगा कि 1956 में इसका अगर हिस्ट्री में हम जाए इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री में, तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, वो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाइड किया था और उसका नाम क्या रखा था? दिम्बा। दिम्बा प्रोजेक्ट, इसका नाम बनसागर नहीं था, इसका नाम क्या था? दिम्बा प्रोजेक्ट। और इसको इन्विजन जो किया गया गया था, सोचा गया था कि इसको कहाँ बनाना है, तो बनास रिवर जो कि आपका मध्य प्रदेश में, वो अरावली बनास रिवर से कंफ्यूज नहीं करना है, वो राजस्थान की जो एक लार्जर रिवर है, एक बनास रिवर है, एक छोटा सा माइनर रिवर है। तो जो आपका ये सोन रिवर और बनास रिवर का जो कन्फ्लुएंस पॉइंट था, बनास रिवर और ये सोन रिवर का जो आपका कन्फ्लुएंस पॉइंट था, रेवा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, सिकारगंज के पास एक टाउन है सिकारगंज। इसको आप देखिएगा मिनी गोवा भी कहा जाता है सिकारगंज को, रेवा डिस्ट्रिक्ट का मिनी गोवा। यहीं पे इसको इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले क्या किया गया था, सोचा गया था कि यहीं पे बनाया जाएगा, बट बाद में आप देखिएगा इस प्रोजेक्ट को 30 किलोमीटर जो सोन रिवर है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम अप कर दीजिए, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये जो आपका प्लेस है दियोलंद विलेज जो आपका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दियोलंद विलेज, जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में जो एक प्लेस है दियोलोंद, तो वहीं पे इस प्रोजेक्ट को जो है बनसागर प्रोजेक्ट को क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। तो अब जब ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो है 3 स्टेट जो है मेनली 3 पार्टी थे इसमें इन्वॉल्व, जिसमें कि आपको स्टेट गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का और बिहार। ये सब आपस में किस तरह से वाटर शेयर और इस प्रोजेक्ट को बनाने का कॉस्ट किस तरह से शेयर किया जाएगा आपस में, ये सब डिस्कस किया गया। तो ये तीनों स्टेट जो एग्रीमेंट साइन करते हैं वो 1973 में इस एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन जो होता है इस डैम का शुरू होता है, कहाँ पे शुरू होता है, तो दियोलोंद विलेज में शहडोल डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। और इसका नाम था दिम्बा प्रोजेक्ट और नाम इसका कर दिया जाता है, क्या नाम रहता है, बाणसागर। आप बता सकते हैं कि किस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के नाम पे इस डैम का नाम है? आप देखिए ना, रिहांद डैम किस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पे था? गोविंद गोविंद वल्लभ भाई पंत थे, वो फर्स्ट क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। तो ये बाणसागर किसके नाम से है? बताइए, गेस कीजिए। देखिए नाम है बाणभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट 17th सेंचुरी का एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है बाणभट्ट। पता ही होगा आपको ये किसके कोर्ट पोएट थे, बताइए? हर्ष चरित्र के, ये क्या हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। ये हर्ष चरित्र के राइटर थे ना, हर्ष हर्ष चरित्र, कादम्बनी, ये सब के राइटर थे बाणभट्ट। समझ रहे हैं? 7th सेंचुरी जो पुष्यभूति डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे, लास्ट माना जाता है उनको कि नॉर्दर्न इंडिया के ग्रेट किंग थे हर्षवर्धन। तो उनके ये कोर्ट पोएट थे, उनके नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम बनसागर या बाणसागर डैम जो है इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया, इस एग्रीमेंट का नाम बनसागर एग्रीमेंट रखा गया। क्योंकि देखिए ये कहाँ के मूल निवासी थे, ये थे छपरा के, बिहार जो आपका छपरा है वहां के ये मूल निवासी थे, और सोनगंगा के कन्फ्लुएंस पे ही आपका छपरा भी लोकेटेड है। समझ रहे हैं ना? तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम जो है क्या रखा गया था, बनसागर। बाणभट्ट जो थे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी 7th सेंचुरी थे, उनके नाम से ये रखा गया। और 1973 में 3 जो गवर्नमेंट ये शेयर करते हैं, क्या ये फॉर्मूला क्या ये लोग शेयर करते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर है इस टोटल ये प्रोजेक्ट का जो भी एक्सपेंडिचर आएगा, वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 रेशियो में शेयर करेंगे। और जिस रेशियो में एक्सपेंडिचर शेयर होगा उसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, वाटर भी शेयर करेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश अगर देखिएगा क्या रेशियो था, मध्य प्रदेश यूपी बिहार कितना शेयर करने वाला था, मध्य प्रदेश
50%, तो यूपी और बिहार 25-25% जो था, वाटर से शेयर करने वाला था। और एक्सपेंडिचर भी देखते, तो जिस रेशियो में ये एग्रीमेंट में यही साइन किया गया था, जिस रेशियो में एक्सपेंडिचर शेयर किया जा रहा है, यानी कि किस रेशियो में साइन किया गया था, 2:1 के रेशियो में एक्सपेंडिचर शेयर किया गया था, उसी रेशियो में क्या करेंगे, वाटर रिसोर्स भी शेयर करेंगे, यानी कि जितने भी वाटर रिसोर्स डैम के 50% कौन, 50% कौन यूज करेगा, मध्य प्रदेश यूज करेगा, और 25% जो है कौन सा स्टेट यूज करेगा, वो करेगा आपको बिहार करेगा और उत्तर प्रदेश करेगा। और इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है, वो उस समय के लेट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। आप देख सकते हैं 1978 में इसको रखा जाता है, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 2006 में जाके। और इसको जो डेडिकेट करते हैं नेशन को, कौन करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ बन सागर प्रोजेक्ट, और जो एग्रीमेंट था 1973 का, वो क्या था, इस रेशियो में तीनों को साइन करना था। प्रोजेक्ट का आपने सारा चीज डिटेल से हम देखे, कहाँ पे लोकेटेड है, दियोलंद विलेज, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और ये बहुत शानदार डैम बनाता है, ये जो डैम है बहुत शानदार लेक बनाता है, उस लेक का भी नाम क्या है, बन सागर लेक है। तो आप देखिए, उसी तरह से जो अदर मेजर प्रोजेक्ट है, ये है एनीकट वीर है। ये भी सोन रिवर पे, देहरी ऑन सोन जो है वहां पे बनाया गया था, रोहतास देहरी में बनाया गया था, देहरी ऑन सोन ने देहरी में बनाया गया था, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और ये देखिए कब बनाया गया, 1873, जो ब्रिटिश पीरियड का ही बना हुआ है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरिगेशन सिस्टम है इंडिया में, और ऑब्वियसली बिहार का फर्स्ट इरिगेशन सिस्टम है। आप देख सकते हैं है कि एनी कटवीर, ये भी सोन रिवर पे या देहरी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आप देखिए इंद्रपुरी बैराज है, ये भी आपका देहरी ऑन सोन रोहतास डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका टोटल लेंथ आप देखिए कितना है, लगभग 1400 मीटर है, और ये इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड में 4th लॉन्गेस्ट बैराज है दुनिया में। और इसको जो कंस्ट्रक्ट किया था, वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी है, जो कि आपका जो फरक्का बैराज है, जिसका की लेंथ कितना है 2253 मीटर। और फरक्का बैराज के बारे में आपको बताते हैं कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बैराज है। जब ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो इसका देखिए कितना लेंथ है, 2253 मीटर इसका टोटल लेंथ है। और कंस्ट्रक्शन, ये सब का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जो हुआ था इंद्रपुरी बैराज का 60s में हुआ था, कमीशन कब हुआ था, 68 में जाके कमीशन हुआ था। उसी तरह से देखिए जो फ्यूचर प्रोजेक्ट सोन रिवर पे बनने वाले हैं, वो कदवान है, वो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में बनने वाले, मट्टीवान जो है आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो जो ये डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, तो ये सब प्रोजेक्ट को भी क्या होगा, इम्पीटेस मिलेगा। जो इंद्रपुरी बैराज है, वहां से जो भी केनाल सिस्टम है, वो सबको जो बनाने वाला है, वो सबको इम्पीटस मिलेगा। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते थे, वाटर स्टोरेज, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, इन सब प्रोजेक्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सोन रिवर पे। कदवान, मट्टीवान, फ्यूचर में इंद्रपुरी बैराज, कटवीर, और ये आप इस बन सागर, और रिहांद डेवोन, रिहांद रिवर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ये सारे जो इंपॉर्टेंट मेजर है। तो देखिए बार बार आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि वीर बैराज डैम में क्या अंतर, तो मोटा मोटी देखिए, हम लोग उतने डिटेल में तो नहीं जानेंगे, मोटा मोटी देख लेते। ये देखिए, ये इधर दिख रहा है, ये क्या है, ये वीर है, वियर। वियर क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखिए रिवर ऊपर क्या किया जाता है, जो भी आपका मटेरियल, उससे क्या किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो रिवर लोकल जो आपका वाटर स्टोरेज है, थोड़ा मिनिमम, बहुत छोटा सा लो वाटर स्टोरेज करता है, इसमें देखते हैं। और ओवरफ्लो होकर जो इसका क्रेस्ट है, इसके ऊपर से वाटर क्या होता है, फ्लो होकर नीचे नीचे ये वाटर जो है जा रहा है। तो लेकिन वही बात आप देखिए, डैम में देखिए, ये आपका भाखड़ा डैम है, इसका देखते कितना हाइट, इसमें इस तरफ देखिएगा बहुत ज्यादा वाटर स्टोर किया जाता है। इसमें जो वाटर स्टोरेज होता है, इसका मेन पर्पस ही होता है वाटर को स्टोर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करना। और भी इसके मल्टीपर्पस भी हो सकते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन, ये सब समझ रहे हैं ना। और इसमें जो आप देखिएगा कि इसमें जो गेट होता है इस डैम में, रेयरली गेट यूज किया जाता है। इसमें तो देखिए कोई गेट ही नहीं होता है, कोई भी गेट यूज नहीं किया, इसको स्विस गेट वगैरह ये सब गेट बोलते हैं ना डैम के अंदर। तो ये सब, इसमें कोई गेट ही इसमें देखिए यूज नहीं किया गया। अब बैराज में तो खाली गेट ही गेट होता है, और इसका जो मेन पर्पस होता है वाटर डाइवर्जन होता है। और वाटर स्टोर बहुत मिनिमम वाटर स्टोर करता है। जैसे कि आप देखिए, आपका फरक्का बैराज है, इसको क्या बना, किस लिए बनाया गया था, बनाया गया था जो आपका जो हुगली रिवर वाटर है, जो आपका कलकत्ता पोर्ट है, वो ड्राई ना कर जाए, उसमें सीप आ सके। तो उसके लिए उसको हमेशा वाटर मिलना चाहिए, फ्लडेड रहना चाहिए, आपका हुगली वाटर में सिल्टेशन नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसको की फर्क बैराज को बनाया गया था आपको।
तो इसका जो मेन पर्पस होता है बैराज का क्या होता है? वाटर डाइवर्जन होता है, डैम का पर्पस वाटर स्टोरेज होता है और इसका जो मेन पर्पस होता है जो लोकल वाटर फ्लो है उसको कंट्रोल करना, बहुत तेजी से बह रहा है तो थोड़ा उसको कंट्रोल करना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट, यहाँ का वाटर क्या होगा, स्लो हो जाएगा थोड़ा, और यहाँ से वाटर फिर क्या होगा, फास्ट, यहाँ पे जो वाटर जो गिरेगा वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो एनीकट वीर था, ये बनाया गया था आपको। उसके बाद बैराज क्या होता है, इसमें मोटा-मोटी आप समझ गए कि इसमें वाटर जो स्टोरेज जो होता है वो मीडियम ही होगा और इसमें सबसे ज़्यादा वाटर स्टोरेज किया जाता है। हाइट की अगर बात कीजिए, तो इसका हाइट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसका हाइट होता है किसका? डैम का। इसका हाइट क्या होगा? मीडियम इसका हाइट होता है और इसका हाइट क्या होता है? लो होता है, काफ़ी लो हाइट होता है। अगर हाइट का हम बात करें तो इसका लो होता है, इसका हाइट क्या होता है? मीडियम हाइट होता है और इसका हाइट क्या होता है? वेरी हाई हाइट होता है। सब सारा डैम का आप देखिएगा बहुत हाई। उसके बाद इसमें गेट क्या होता है? रेयरली ही गेट होंगे, इसमें तो गेट ही गेट होंगे और इसमें कोई गेट नहीं होगा। इसका मेन पर्पस क्या है? वाटर स्टोर करना, इसका वाटर को डाइवर्ट करना, समझ रहे हैं ना? मिनिमम वाटर स्टोर करता है और उसको लोकल जो वाटर का फ्लो है उसको कंट्रोल करना जो ये का मेन पर्पस होता है। तो ये मोटा-मोटी थोड़ा-सा बेसिक डिफरेंस था, हम सोचे आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ सकें। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोन रिवर। तो देखिए सोन रिवर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए इ इ इस रिवर का काफ़ी इम्पोर्टेंस था। मेगास्थनीज़ का जो बुक इंडिका था ना उसमें एक रिवर का नाम रहता है इरेनोबोआस। इरेनोबोआस जो रिवर था वो किस रिवर को कहा जाता है? इस वजह से काफ़ी डिस्कशन डिबेट के बाद पता चला कि अरे ये तो सोन रिवर का ही नाम था इरेनोबोआस। तो देखो इसको कंसिडर्ड किया जाता था थर्ड मेजर रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडस एंड गंगा इन एंशिएंट अकाउंट, जो भी एंशिएंट अकाउंट है आप समझ सकते हैं। एरोनोबोआस का नाम अब देखिए ड्राइव्ड कहाँ से लिया गया है? संस्कृत वर्ड जो शब्द है हिरण्यवायु बाहु यानी कि गोल्डन आर्म्ड, समझ रहे हैं ना? इसका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि रेडिश सेंड जो होता है फ्लड के दौरान इसी कौन सा सेंड लाता है? रेडिश सेंड लाता है। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया? हिरण्यवायु यानी गोल्डन आर्म्ड रिवर। तो यहाँ से इसका नाम ड्राइव किया गया इरेनोबोआस। अगर आपसे पूछे कि इरेनोबोआस किस रिवर का नाम है या विच रिवर हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फॉर इरेनोबोआस, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं था। और इस देखिए ये रिवर का क्या हुआ जब पता चला इरेनोबोआस जो है ये संस्कृत टर्म हिरण्यबाहु और जो कि सोन का ही नाम है उससे लिया गया है। तो क्या हुआ, तो जो कैपिटल सिटी था मगध एम्पायर का पटना, उसके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसके लोकेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने में काफी यूजफुल रोल ये प्ले किया। इस कारण से इस रिवर का क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका नाम सोनभद्र रिवर भी है या हिरण्य वाह, सोनभद्र आपका एक डिस्ट्रिक्ट भी है। हिरण्यवाह यानी कि गोल्डन वाटर कैरियर इसको कहा जाता है। तो अब देखिए सोन का अगर वेरियस नेम्स पूछे, कभी-कभी पूछ देता है कि इसका किसी रिवर का, तो रेनोबोआस नाम है, हिरण्यबाहु नाम है, सोनभद्र नाम है और हिरण्यवाह यानी कि गोल्डन वाटर कैरियर, ये सारे नाम किसके हैं? आपके सोन रिवर के नाम है। और इस वजह से इस रिवर का आप देख सकते हैं कि काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहा है। उसके बाद देखिए इसका फिजियोग्राफिक रोल क्या है इस रिवर का? आप ध्यान से देखिए, देखिए ये जो आपका सोन रिवर है ना, ये आपका जो नर्मदा तापी रिफ्ट वैली है उसी का ये एक्सटेंशन है जियोलॉजिकल एक्सटेंशन है। तो यानी कि सोन वैली जो रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। आप सब समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपका ये किस में फ्लो करता है? रिफ्ट वैली में जो आपका है सोन रिवर जो है वो फ्लो करता है और ये जियोलॉजिकली कनेक्टेड है किससे? आपका नर्मदा तापी जो फॉल्ट है, जो रिफ्ट वैली है, उससे ये जियोलॉजिकली कनेक्टेड है। आप देखिए ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है। देखिए ये फिजियोग्राफिक डिवाइड ही नहीं है, फिजियो जैसे आप देखिए रोहतास प्लेट्यू को सोन रिवर और जो नॉर्थ कोयल रिवर बेसिन है उसको क्या करता है, ये सोन रिवर डिवाइड करता है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ही नहीं करता है, ये पॉलिटिकल डिवीजन भी करता है। आप देख सकते हैं कि है कि ये आपका जो भी स्टेट के बीच में आपका जो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट है या भोजपुर और ये अरवल डिस्ट्रिक्ट है और आपका ये जो रोहतास सासाराम डिस्ट्रिक्ट, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो आपका है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसके बीच क्या करता है, ये सोन रिवर है, एक पॉलिटिकल डिवीजन भी करता है। फिजियोग्राफिक डिवीजन में आप देखें कि कैमूर प्लेटी को डिवाइड करता है नॉर्थ कोयल रिवर बेसिन से। साथ साथ आप देखते हैं ये देखते हैं शाहाबाद जो प्लेन है, ये जो पूरा आपका ये प्लेन एरिया बन रहा है, इसको कहते हैं शाहाबाद प्लेन। ओके, शाहाबाद प्लेन को ये मगध प्लेन से क्या करता है, ये डिवाइड करता है है। तो ये इस तरह का क्या है कल्चरल जोन में आप देखिएगा कि जो ये सोन रिवर है इसके वेस्ट में आपको क्या बोलते हैं लोग, भोजपुरी बोलते हैं सबसे ज्यादा। और इधर क्या बोलते हैं, मगधी बोलते हैं, मगही।
मगही बोलते हैं। आप देख रहे हैं कल्चरली भी सोन रिवर क्या करता है, डिवाइड कर रहा है पीपल को करता है। तो ये सोन रिवर क्या है, इसका ये इम्पोर्टेंस है, फिजियोग्राफिक रोल है इसका, इसका कल्चरल रोल है, ये कल्चरली पीपल को डिवाइड करता है, ये पॉलिटिकल डिवीजन करता है, जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं वो स्टेट बाउंड्रीज भी बनाने में आपको पता है कि सोन स्टेट बाउंड्री बनाता है झारखंड बिहार के बीच में, उत्तर प्रदेश और आपको झारखंड के बीच में थोड़ा-सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा बाउंड्री बनाता है और आप मध्य प्रदेश और उसके बीच भी बनाता है। तो ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है सोन रिवर का। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इरिगेशन के लिए, या उसी से रिलेटेड एग्रीकल्चर, फिशिंग के लिए, बहुत सारे इस पे जो की प्रोजेक्ट हम लोग देखे रिहान, इंद्रावती, बन सागर डैम, सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो देखे है, उससे क्या है कि बहुत सारा केनाल इरिगेशन नेटवर्क है, जो भी साउथ बिहार है उससे जो भी केनाल नेटवर्क जो डेवलप किया गया है वो किस रिवर वैली के वाटर को यूज करता है, वो सोन बेसिन के रिवर वाटर को ही यूज करता है। आप देख रहे हैं रोहतास जो आपका है वो राइस बोल है बिहार का, तो बिकॉज ऑफ जो वहाँ केनाल इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है बहुत वेल डेवलप्ड है, इस वजह से वहाँ उसको उसको राइस बॉल कहा जाता है बिहार को। तो ये क्या करता है, इनेबल्स करता है कल्टीवेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स इन प्लेन एडजेसेंट एरियाज इन अ ईयर एंड प्रोवाइड इंश्योर्ड यील्ड जो है ये बैकबोन है आपका फूड सिक्योरिटी, फार्मर के लाइवलीहुड के लिए, रीजनल वाटर स्टेबिलिटी के लिए, साथ में आप ड्रिंकिंग के लिए भी बहुत सारा मेजर टाउन लोकेटेड है तो उसके ड्रिंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए रिवर का जो बेड है उसमें नोडुलर लाइमस्टोन पाया जाता है सेवरल प्लेसेस में, और उसके सैंड माइनिंग भी किया जाता है, क्ले फाउंड होता है सब एरियाज में। और देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड है जो कि सोन रिवर जो है सप्लाई उसको क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। इसी वजह से सोन जो मल्टीपल इसका एडवांटेज को कहते हैं, सोन रिवर का क्या है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सोन रिवर सिस्टम का, ये सपोर्ट करता है इरिगेशन, एग्रीकल्चर और फूड रेगुलेशन, ये बैकबोन है साउथ बिहार का इरिगेशन इकोनॉमी का, ये कॉम्प्लीमेंट करता है आपका जो जो प्रोजेक्ट है इंद्रपुरी बैराज और जो केनाल सिस्टम जो वेल डेवलप्ड साउथ बिहार में है। और इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस आप ऐड कर सकते हैं, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म इंपॉर्टेंस है, बहुत सारा जो डैम बन रखा है इसके ऊपर, चाहे गोविंद बल्लभ पंत डैम हो या बंसागर डैम हो, वेरी मनोरम दृश्य है, पिक्चर रेस्क्यू सीन वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं, टूरिज्म डेवलप होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सोन रिवर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए बिहार में इंटर वाटर डिस्प्यूट क्या है, तो देखिए सिर्फ वाटर शेयरिंग का ही डिस्प्यूट नहीं होता है, वही हम पहले भी डिस्कस कर रखे थे। देखिए बिहार ओबियस क्या है, लोअर राइपेरियन स्टेट है क्योंकि देखिए बिहार का लोकेशन आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार क्या है कि नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, नेपाल है, जितने भी रिवर आते हैं अगर हिमालय से आते हैं तो बिहार क्या है रिसीविंग स्टेट है ना, तो लोअर राइपेरियन स्टेट है। और उसके या तो जो रिवर आते हैं साउदर्न बिहार वो किससे आते हैं, प्लेट्यू से आते हैं, प्लेट्यू रीजन से ही आते हैं ना, सारे रिवर आपके जो होते हैं प्लेट्यू रीजन से आते हैं। तो बिहार को आप देख सकते हैं कि क्या है कि लोअर राइपेरियन फॉर मेनी हिमालयन पेनिनसुलर रिवर्स के लिए है। जो भी बिहार के रिवर्स हैं सारे रिवर आइदर ऑरिजिनेट करते हैं नेपाल में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में। और बिहार जो है सेवरल प्रॉब्लम फेस करता है, जो बिहार स्पेसिफिक है। आप देखिएगा फ्लड हो जाता है बिहार के, कोसी रिवर जो है वो उसका आप देखिएगा काफी सिल्टेशन होता है, इसका कैचमेंट एरिया बहुत ही वाइड है। और इसका जो स्लोप का जो फ्लैटनिंग होता है, प्रोग्रेसिव फ्लैटनिंग ऑफ द स्लोप होता है, जिस वजह से क्या होता है कि इसमें काफी सिल्टेशन होता है, कॉफी इन सब रिवर में सिल्टेशन का प्रॉब्लम है। उसका इरिगेशन में पानी का शॉर्टेज हो जाता है खास करके लिंक पीरियड में, और इम्बार्कमेंट वगैरह जब फ्लड आता है तो टूट जाता है। बेराज का इशू होता है, जैसे बताए थे ना फरक्का बेराज क्या करता है कि सिल्टेशन का जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा देता है क्योंकि वाटर को स्टोर करके रखता है। और है, ये सब गंडक पे भी जो बैराज बना है उसमें उसको कभी-कभी क्या होता है जब बहुत पानी आता है तो अचानक पानी को सारे गेट्स को जो गंडक बैराज है उसको ओपन करना पड़ता है, तो फ्लड जो अगल-बगल एरिया होते हैं वो फ्लडेड हो जाते हैं। तो ये सब सारे जो वाटर के जो है ये बिहार के जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होते हैं ये सब सेवरल बिहार ये इन सब वजहों से होता है कि इन सब वजहों से कि डिस्प्यूट अराइज करता है। मेनली उसी चीज को हम जैसे बोल रहे हैं कि फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है, बैराज डैम क्या है, वाटर शेयरिंग क्या है और इम्बार्कमेंट का जो मेंटेनेंस है, इस सब वजह से बिहार में जो बिहार स्पेसिफिक जो लोकल फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो बिहार में वाटर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, तो यही सब जो कुछ लोकल फैक्टर्स है जिस वजह से कि बिहार में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है। हम जनरल देखिए, आप जब भी एग्जाम में पूछे तो आप जनरल वाले पहले सबको लिखिए, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए बिहार स्पेसिफिक लोकल फैक्टर में ये सब पॉइंट्स को यू शुड डिस्कस।
तो इस तरह से जो है मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह से इसको डिस्कस करना है। उसके बाद देखिए आप यही चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि बिहार क्या है कि देखिए बिहार जो भी रिवर आता है, चाहे कर्मशा रिवर हो, कहाँ से आता है? यूपी से आ रहा है, इधर घाघरा है यूपी से आ रहा है, गंडक है ये भी यूपी से ही आ रहा है, बाकी सब रिवर देखिए नेपाल से आ रहा है, इधर महानदा रिवर है कहाँ से आ रहा है आपको? ये वेस्ट बंगाल से आ रहा है, और बाकी सब रिवर देखिए कहाँ से आ रहा है? झारखंड से आ रहा है, कुछ रिवर इधर मध्य प्रदेश से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार जो है रिसीविंग स्टेट है, लोअर एक्वेरियन स्टेट है। तो इस वजह से बिहार का क्या होता है, बिहार एक ऐसा स्टेट है, ये देखिएगा कि एट ए टाइम बिहार में, नॉर्दर्न बिहार में फ्लड है तो साउदर्न बिहार में क्या होता है, ड्रॉट हो जाता है। एक ही साथ बिहार में फ्लड और ड्रॉट की समस्या होती है। इस वजह से कुछ रिवर वैली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को सोचा गया, जैसे कोसी मेची एक इसका ट्रिब्यूटरीज है महानंदा का, तो उसको इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सोचा गया है कि लिंक किया जा सके, बहुत सारे रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। तो देखिए ये सबसे होपफुली फ्यूचर में जो भी आपका फ्लड और ड्रॉट है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो देखिए बिहार के जितने भी वाटर डिस्प्यूट थे सारे को एमिकेबली रिजॉल्व थे। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे देखिए कोसी एग्रीमेंट था, ये तो ट्रांस बाउंड्री रिवर है कोसी वगैरह, तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो है इसको इस एग्रीमेंट को विथ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ किया गया था। तो देखिए उसका दो एग्रीमेंट रिवर अपने आप में वाटर डिप्लोमेसी के लिए गुड माना जाता है। अगर आप कोई भी रिवर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो वेरी गुड चीज है। आप जैसे देखिए भारत चीन के साथ कोई भी रिवर वाटर एग्रीमेंट जो है वो नहीं साइन कर पा रहा, चीन करना ही नहीं चाहता है, बट भारत देखिए करीब करीब ऑलमोस्ट सारे नेबर के साथ आप देखिएगा कि रिवर वाटर एग्रीमेंट साइन करता है। तो ये दिखाता है कि भारत जो काफी मैच्योर जो है इंटरनेशनल रिवर डिप्लोमेसी फॉलो करता है इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि एक तो कोसी रिवर एग्रीमेंट 1954 में साइन किया गया था, दूसरा गंडक रिवर एग्रीमेंट 1959 में, बाद में उसको रिवाइज भी किया 66 में। तो ये बिहार नेपाल का जो भी वाटर डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने के लिए किया गया। उसके बाद देख सकते हैं नॉर्थ कोल रिवर पे बहुत सारा प्रोजेक्ट बनने वाला है, अजय रिवर पे भी एक रिवर है, अजय पे बने, ये किसके किसके बीच पे इस रिवर को लेके डिस्प्यूट है, तो बिहार झारखंड के बीच है, अदर देन जो सोन रिवर डिस्प्यूट अभी ये डिस्प्यूट रहा है, बट ये सभी डिस्प्यूट अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो रहा है। फिर घाघरा जिसको सरयू रिवर भी बोलते हैं, या रप्ती एंड गंडक जो फ्लड इशूज है, ये सब किसके किसके बीच में, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में वाटर इशूज रहता है, इवन कर्माशा रिवर को भी लेके रहता है क्या शेरिंग, बट आपस में देखिएगा बिहार सारा जो है लिटिगेशन जाने से आप आपस में निगोशिएशन के थ्रू थ्रू डायलॉग के थ्रू वो सॉल्व उसको कर लेता है। महानदी रिवर बिहार वेस्ट बंगाल के बीच का ये रिवर इशू है, तो आप देख सकते हैं। तो और इस सारे को आप देखिएगा बिहार जो है इशू को सॉल्व जो किया था निगोशिएशन के थ्रू किया था, ना कि ट्रिब्यूनल या लिटिगेशन के थ्रू किया था। और सेंटर का रोल क्या किया था, मेडिएटर का रोल प्ले किया, मेडिएटर का रोल प्ले किए थे सेंटर। और इसमें जो भी टेक्निकल अप्रोच है इसमें लिया गया है आपका डेटा शेयरिंग को लेके, और फेडरल स्पीड में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन किया गया। फोकस जो बिहार का जो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम मेन था फ्लड कंट्रोल करना, मोर था देन वाटर शेयरिंग को लेके। बिहार में ऑलरेडी आप देखिएगा कि थाउजेंड्स ऑफ रिवर है, छोटे बड़े थाउजेंड्स, सबका तो नाम भी करना संभव नहीं हो पाया है। अब देखिएगा जो बिहार का जो वाटर एटलस है उसमें आप देखिएगा बहुत सारा रिवर है जिसका कि सबका नाम भी पॉसिबल नहीं हुआ है कर पाना। तो जो भी जो मेजर रिवर्स हैं बिहार के अंदर उन सबको आप देखिएगा कि बिहार जो है काफी मैच्योर ढंग से पॉलिटिकल मैच्योरिटी रिजॉल्व करने के लिए, एंड इट शोज द पॉलिटिकल मैच्योरिटी। तो अब हम देखें ये सारे भी डिस्प्यूट जो था आपको क्या हुआ, इसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ सॉल्व करता है। तो अगर आपसे पूछे सोन रिवर डिस्प्यूट क्या है, तो देखिए अब हम डिटेल से सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट को पढ़ने वाले हैं। तो सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट इज डिस्प्यूट बिटवीन बिहार एंड झारखंड। तो पहले तो ये तो बताना था किन किन दो स्टेट पेंडिंग सिंस 2000 बाइफर्केशन, इस समय बाइफर्केशन एंड हैज बीन रिजॉल्व्ड आफ्टर 25 इयर्स थ्रू नेगोशिएटेड सेटलमेंट एलोकेटिंग, आपको याद रखना है, 5 मिलियन एकड़ फीट टू बिहार एंड 2.75 मिलियन एकड़ फीट टू झारखंड। और जो जोन दोनों के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे उस पे सॉल्व किया गया इस इशू को आपस में, और सेंटर को बता दिया गया है कि इशू अब सॉल्व हो चुका है। तो आप इस डिस्प्यूट का बैकग्राउंड में जाइए, देखिए तो 1973 में क्या होता है कि बनसागर प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसमें कि 3 पार्टीज थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका अनडिवाइडेड बिहार था। तो बिहार का जो एलोकेटेड हुआ था इस एग्रीमेंट के थ्रू कितना वाटर का एलोकेशन हुआ था, 7.75 मिलियन एकड़ फीट।
ओके, तो अब उसके बाद क्या होता है कि बिहार-झारखंड का बाइफरकेशन हो जाता है 2000 में, आपको पता है ना, बिहार-झारखंड बाइफरकेशन एक्ट होता है 15 नवंबर 2000 को। क्या होता है, झारखंड एक सेपरेट स्टेट बन जाता था। झारखंड क्या करता है, डिमांड करता है कि हमको एक सेपरेट शेयर दो। बिहार कहता है नहीं-नहीं, जैसे चल रहा है, जो वाट मिल रहा है उसको, स्टेटस को मेंटेन करो। ये डिस्प्यूट कंटिन्यू करता है 25 से 26 साल तक। तो आप देख सकते हैं कि क्यों डिस्प्यूट हुआ था? हुआ क्या कि 1973 का एग्रीमेंट किसके-किसके बीच साइन हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अनडिवाइडेड बिहार। तो बिहार को कितना मिला? 7.75 मिलियन एकड़ फीट वाटर मिला। अब क्या हो रहा है? नया स्टेट बिहार से बन गया, समझ रहे हैं ना? झारखंड। तो अब झारखंड बोल रहा है कि हमको इसमें से कुछ वाटर दो, बिहार कितना वाटर देना है, नहीं देना है। यही डिस्प्यूट था, जो कि करीब-करीब 25-26 साल तक चला, जो कि अब रिज़ॉल्व कर दिया गया है। तो वाटर शेयरिंग आप देखिएगा, जो आपका ये वन सागर एग्रीमेंट है, इसी डैम के ऊपर किया गया था। तो देखिए, तो जो न्यू वाटर शेयरिंग फार्मूला जो है 2025 के एग्रीमेंट के हिसाब से क्या है, टोटल वाटर जो बिहार को मिला था, जो वन सागर एग्रीमेंट 1973 में, उसमें कितना मिला था? 7.75 मिलियन एकड़ फीट मिला था। तो उसको बिहार क्या बोला, ठीक है, आई एग्री विथ न्यू वाटर शेयरिंग फार्मूला 2025 के एग्रीमेंट में, जो दोनों स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी उनके बीच में हुआ था। तो बिहार को कितना मिलने वाला, ये वैल्यू को आपको याद रखना है, 5 मिलियन एकड़ फीट, और झारखंड को 2.75 मिलियन एकड़ फीट। यही न्यू वाटर शेयरिंग फार्मूला है, जो कि हम डिस्कस कर रखे। तो देखिए, इस एग्रीमेंट जो हुआ है 2025 का, इसका सिग्निफिकेंस क्या बिहार के लिए, देखिए क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको कंटिन्यू टू इंश्योर करेगा। उसके बाद क्या करे, जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं उसको क्या करेगा, रिवाइव्स कर सकता है। ये प्रोटेक्ट करेगा फार्मर का जो वाटर सिक्योरिटी है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। झारखंड भी अपना फॉर्मल वाटर राइट गेट कर लिया, और उसको इनेबल्स करेगा इरिगेशन प्लानिंग। आपको पता है मट्टीदान प्रोजेक्ट, ये सब बिहार बनाने, मट्टीवान प्रोजेक्ट ये सब बनाने वाला है। तो उसमें आप आराम से वाटर को यूज, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया गया था। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है। ऐसा और भी काफी ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, जिसको कि शुरू किया जा सकता है। और सेंटर के लिए क्या है, वो ऑब्वियस है कि इंटर स्टेट फ्रिक्शन जितना कम होगा, ये रिड्यूस कर दिया। और स्ट्रेंथन किस चीज को किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किया। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्टेक्स्ट है, आर्टिकल 260 पार्लियामेंट को रिजॉल्व करने का देता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, जो भी है, तो पार्लियामेंट को पावर, पार्लियामेंट थ्रू लॉ देता है। तो पार्लियामेंट अपना एक्ट पास किया था 1956 में, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसमें आपको पता है कि दो सेक्शन थे। एक क्या थे, एक सेक्शन 3 थे और सेक्शन 4 थे। सेक्शन 3 में क्या होता है, सबसे पहले आपको जो भी स्टेट बीच में वाटर डिस्प्यूट है, इसके अंदर सेक्शन 3 के अंदर आपको जाना पड़ेगा सेंटर के पास। तो सेंटर क्या बोलती है कि आप थ्रू निगोशिएशन ट्राई कीजिए सॉल्व करने से। तो बिहार जो है सेक्शन 3 का यूज करके, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये प्रॉब्लम को क्या किया, निगोशिएशन। ये और सेक्शन 4 क्या करता है, ट्रिब्यूनल के, अगर निगोशिएशन से नहीं सॉल्व कर सकते, आप ट्रिब्यूनल, सेंटर क्या करती है, ट्रिब्यूनल, वाटर ट्रिब्यूनल बना देती है। आप देख सकते हैं टोटल 9 जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बन बन रखे हैं। तो ये एक्ट दोनों प्रोविजन जो है देती है, निगोशिएशन के थ्रू भी और ट्रिब्यूनल्स के भी थ्रू, जो भी वाटर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का। तो बिहार लेकिन किसको चूज किया, निगोशिएशन को चूज किया, देन लिटिगेशन, यानी कि सेक्शन 3 के थ्रू बिहार जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ना कि सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट। तो इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्टेक्स्ट था, तो वो भी हम देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो पास्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रहा कि वाटर शेयरिंग क्या होना चाहिए, इक्विटेबल, रीजनेबल एंड सस्टेनेबल होना चाहिए। तो बिहार बिल्कुल झारखंड को उतना ही पानी दिया है जितना कि उसके लिए जरूरी है और सस्टेनेबल है। और साथ में जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बिहार का जरूरत ज्यादा है, वो बिहार का वो जो एरिया है ड्रॉट प्रोन एरिया, इसलिए बिहार अपने पास वाटर, वो लाइफ लाइन है बिहार के साउदर्न इकोनॉमी के लिए, सोन रिवर वाटर वो ज्यादा रखा है। तो कावेरी जो डिस्प्यूट में जो प्रिंसिपल और जो गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट सेट किया था, बिहार उस प्रिंसिपल गाइडलाइंस के थ्रू को यूज करते हुए कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ जो है अपने इस प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है। और साथ में आप नर्मदा केस में जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस ह्यूमन नीड्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस प्रिंसिपल को भी बिहार जो अपना जो वाटर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने में, ये सब सारे प्रिंसिपल जो बिहार को गाइड किए हैं, जो बिहार का जो कोऑपरेटिव अप्रोच रहा है अपने वो वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। तो
अब देख सकते हैं कि क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्टेक्स्ट। तो बिहार जो है सुप्रीम कोर्ट का जो सेट गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए विद इन सेक्शन 3 को इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट को यूज करते हुए इस वाटर को एमिकेबली जो वाटर डिस्प्यूट था सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट झारखंड के बीच सॉल्व करता है, जिसमें कि बिहार जो है 5 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2.75 मिलियन एकड़ फीट वाटर देता है। तो देखिए इस तो आप ये देखिए कि अब सिंपल है क्वेश्चन। इसी कारण से जो बिहार का अप्रोच है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। बिहार हैज कन्फ्रंटेशन एंड ट्रिब्यूनल डिपेंडेंसी टू नेगोशिएशन सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। और ये किससे अलाइन करता है, जो लार्जर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, डिजास्टर रेजिलियंस है, ओबियस है कि फ्लड कंट्रोल सारे डैम बनते हैं वो फ्लड कंट्रोल करेगा और वाटर सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब सारे गोल को अलाइन करके जो है बिहार जो है ये कन्फ्रंटेशन टू ट्रिब्यूनल डिपेंडेंसी से दूर जाके नेगोशिएशन के थ्रू ये जो है डिस्प्यूट्स को बिहार सॉल्व किया है। और ये देख सकते हैं कि इसी कारण से सोन एग्रीमेंट क्या एक मॉडल एग्जांपल है। अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखिए। एस्पेक्ट क्या है, नेगोशिएशन, ये इसका इम्पैक्ट का क्या रहा कि अवॉइडेड लॉन्ग लिटिगेशन। उसके बाद फेडरलिज्म में आप देखिएगा ये स्ट्रेंथन करता है सेंटर स्टेट ट्रस्ट को और स्टेट स्टेट ट्रस्ट को भी। और ओबियस एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बूस्ट करेगा फार्मर के वेलफेयर को टू एश्योर्ड वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। और ओबियस है गवर्नेंस को भी ये बिल्कुल ये शो करता है, shows the administrative efficiency of the Bihar and Jharkhand government, political maturity of both the Bihar एंड झारखंड गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं कि सोन एग्रीमेंट जो है एक मॉडल एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके नेगोशिएशन हो, चाहे फेडरलिज्म हो, चाहे एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द फार्मर वेलफेयर हो या गवर्नेंस को लेके। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सोन रिवर सेटलमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इवॉल्विंग अप्रोच फ्रॉम एडवर्सियल फेडरलिज्म टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैनेजिंग shared natural resources. The agreement strengthens cooperative federalism, ensures irrigation security, and sets a positive precedent for resolving future interstate river disputes in India. तो चलिए इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो मेजर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं कि इंडिया का जो ये टोटल वाटर रिसोर्स है हमने डिस्कस किया, काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेजर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे जितने भी हैं इसको हम ब्रीफली छोटा-छोटा डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकें डिफरेंट जो रिवर डिस्प्यूट है और जो सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसके बीच एक कंपैरेटिव स्टडी कर सके। तो एक हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बट अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।